नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंडिया का फ्यूचर डिजाइन कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक परफेक्ट इंडिया कैसा दिखता था? आज के इस वीडियो में हम डीपीएसपी के हर उस पहलू को डिकोड करेंगे जो एग्जाम्स और जनरल नॉलेज दोनों के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, लाइफ में दो तरह की सलाह होती है। एक वो जो पिताजी देते हैं कि बेटा रात को 10 बजे घर आ जाना वरना टांगे तोड़ दूंगा। तो ये है फंडामेंटल राइट्स, मतलब इन्हें मानना ही पड़ेगा वरना कुटाई होगी। और दूसरी सलाह वो जो दादाजी देते हैं कि बेटा सुबह जल्दी उठा करो, झूठ मत बोला करो, सबकी मदद किया करो। इन्हें हम सुनते हैं, सिर हिलाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ये है डीपीएसपी यानी सरकार को दी गई अच्छी अच्छी सलाह। आज हम इसी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पोस्टमार्टम करेंगे। ये संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। और टेंशन मत लो, रट्टा नहीं मारेंगे, आज हम इन आर्टिकल्स के साथ खेलेंगे, ठीक है? तो संविधान बनाने वालों ने सोचा, यार सरकार के पास अभी यानी 1950 में इतने पैसे तो है नहीं कि सबको सब कुछ दे दे। तो उन्होंने एक विश लिस्ट या इच्छा सूची बना दी और कहा कि सरकार जी, जब आपकी जेब में पैसा आ जाए तो ये काम जरूर कर देना। चलिए इसे मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाता हूं। तो मान लीजिए एक बहुत समझदार पिता थे, उनका नाम था संविधान सभा। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा जनता यानी हम और आप, और छोटा बेटा सरकार यानी गवर्नमेंट। तो पिताजी ने जाने से पहले 2 किताबें लिखीं। पहली किताब बड़े बेटे जनता को दी और कहा, बेटा ये तेरे मौलिक अधिकार हैं, ये तेरे पावर हैं। अगर छोटा भाई सरकार तुझे तंग करे तो सीधा कोर्ट चले जाना, कोर्ट तेरी रक्षा करेगा। लेकिन दूसरी किताब एक डायरी जो उन्होंने छोटे बेटे सरकार को दी। उसमें लिखा था कि बेटा तू अभी नया है, तेरे पास पैसे कम हैं, मैं इस डायरी में कुछ अच्छे काम लिख रहा हूं, तुझे कसम है जैसे जैसे तू बड़ा होगा और पैसा कमाएगा ये काम जरूर करना। तो दोस्तों, उसी डायरी को हम डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ये सरकार के लिए टू डू लिस्ट है। तो ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड से लिया गया है। और भी इसकी कई विशेषताएं हैं जो हम आर्टिकल के साथ साथ जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस भाग के पहले अनुच्छेद से, जो है आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इस भाग में राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। सुनने में थोड़ा अजीब लगाना, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि यहाँ राज्य स्टेट का मतलब यूपी, बिहार या महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब है पूरी सरकार, इसमें सब आ गए, यानी भारत की संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, यहाँ तक कि आपकी नगर निगम, पंचायत और बिजली विभाग भी। तो आर्टिकल 36 बस इतना कहता है कि आगे जो भी नियम बताए जाएंगे वो इन सब को मानने होंगे। आर्टिकल 37 इस भाग में वर्णित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, फिर भी ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं। ये डीपीएसपी का सबसे जरूरी डिस्क्लेमर है। संविधान साफ साफ कह रहा है कि देखो भाई, ये नियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर सरकार इन्हें पूरा न कर पाए तो आप कोर्ट जाकर केस नहीं कर सकते। लेकिन आगे एक भारी बात लिखी है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस, मतलब सरकार जब भी कोई नया कानून बनाएगी उसे इन नियमों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी या मॉरल ड्यूटी है, कानूनी मजबूरी नहीं। आर्टिकल 38 राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों का कल्याण हो और सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिले। आर्टिकल 38 सरकार का विजन स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह है कि सरकार का काम सिर्फ पुलिसगिरी करना या टैक्स वसूलना नहीं है। सरकार का असली काम है कल्याण करना, वेलफेयर करना। इसमें 3 तरह के न्याय या जस्टिस का वादा है। सामाजिक, जिसमें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। आर्थिक, जिसमें ऐसा न हो कि सारा पैसा बस 2-4 लोगों के पास हो और बाकी भूखे मरे, इनकम इनइक्वालिटी कम करना। और राजनैतिक, जिसमें चुनाव लड़ने और वोट देने का हक सबको हो। नोट, आर्टिकल 38(2) बाद में 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जो कहता है कि सरकार को इनकम इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 39 गरीबों और मजदूरों की लाइफलाइन है। इसमें 6 बड़ी बातें ए से एफ तक लिखी हैं।
जो निम्नलिखित हैं। ए, सभी नागरिकों के लिए आजीविका, लाइवलीहुड। बी, आम भलाई के लिए संसाधनों का उचित वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। सी, धन और उत्पादन के सकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन से बचना। डी, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। ई, श्रमिकों के स्वास्थ्य और बच्चों के शोषण से बचाना। एफ, बच्चों के लिए उचित विकास के अवसर, 42nd अमेंडमेंट 1976। चलिए इनमें से कुछ बातों को जानते हैं। पहला, रोजी रोटी, लाइवलीहुड। सरकार की जिम्मेदारी है कि देश में नौकरियां हों ताकि हर कोई कमा सके। दूसरा, संसाधन, रिसोर्सेज। देश का खजाना, जमीन, खनिज, पानी सबका है, उसका इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए हो, न कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तीसरा है, एक काम एक दाम, इक्वल पे। अगर एक महिला ईंट उठा रही है और एक पुरुष भी ईंट उठा रहा है तो दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। जेंडर के नाम पर सैलरी कम नहीं कर सकते। और चौथा, बच्चों की रक्षा। बच्चों से जबरदस्ती काम न करवाया जाए जो उनकी उम्र के लायक न हो। आर्टिकल 39A, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसमें राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि सबको समान न्याय मिले और गरीबों को मुफ्त विधिक सहायता या फ्री लीगल एड प्रदान करे। ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा। क्योंकि सोचिए, एक गरीब आदमी पर किसी अमीर ने केस कर दिया, तो गरीब के पास अगर खाने के पैसे नहीं हैं तो वो वकील कैसे करेगा? क्या पैसे की कमी की वजह से उसे जेल हो जानी चाहिए? नहीं। इसलिए आर्टिकल 39A कहता है कि न्याय बिकाऊ नहीं है। अगर आपके पास वकील के पैसे नहीं हैं तो सरकार आपको सरकारी वकील, फ्री लॉयर देगी। इसी आर्टिकल की वजह से नालसा बना है, NALSA, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, ग्राम पंचायतों का गठन। इसमें राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वशासन की इकाई या सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में कार्य करने योग्य बनाएगा। ये गांधी जी का सपना था। संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी, क्योंकि अंबेडकर जी को लगता था कि गांव में जातिवाद बहुत है, पंचायतें ठीक नहीं। लेकिन गांधी जी कहते थे कि जब तक गांव को पावर नहीं मिलेगी, भारत आजाद नहीं होगा। इसीलिए आर्टिकल 40 लिखा गया। इसका सिंपल मतलब है पावर टू द विलेज। क्योंकि दिल्ली की सरकार हर नाली या गड्ढा ठीक करने गांव नहीं आ सकती, इसलिए गांव के लोगों को अपना मुखिया, प्रधान या सरपंच चुनने दो और उन्हें फंड दो। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, जिसमें राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी की दशाओं में लोक सहायता या पब्लिक असिस्टेंस पाने का अधिकार को सुनिश्चित करेगा। ये आर्टिकल बहुत इमोशनल है। इसमें सरकार एक गार्जियन की तरह बात कर रही है। इसमें 3 बातें हैं। राइट टू वर्क, जिसमें सरकार कोशिश करेगी कि हाथ को काम मिले, इसी को पूरा करने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लाई गईं। राइट टू एजुकेशन, जिसमें सबको पढ़ने का मौका मिले। और पब्लिक असिस्टेंस, लोक सहायता, ये सबसे जरूरी है। अगर कोई बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए या दिव्यांग हो जाए तो सरकार उसे बेसहारा नहीं छोड़ेगी। जो आप वृद्धावस्था पेंशन या विकलांग पेंशन देखते हैं वो इसी आर्टिकल 41 की देन है। आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, काम की जगह और मातृत्व। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आसान भाषा में समझें तो आर्टिकल 41 में काम तो मिल गया, लेकिन काम कहाँ करना है, इस पर आर्टिकल 42 कहता है कि इंसान हो तो इंसानों वाली जगह पर काम कराओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी मजदूर को बिना हवा पानी के काल कोठरी में काम करना पड़े। काम की जगह सुरक्षित और इज्जतदार होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैटरनिटी रिलीफ, मातृत्व राहत। ये महिलाओं का अधिकार है। जब कोई महिला मां बनने वाली हो तो उसे पेड लीव यानी छुट्टी पैसे के साथ मिलनी चाहिए। सरकार ने जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया है, जिसमें 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, वो इसी आर्टिकल 42 का जादू है। आर्टिकल 43, लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, गुजारा भत्ता और कुटीर उद्योग। इसमें राज्य सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज, शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और कुटीर उद्योगों को बढ़ाएगा। इसको ध्यान से सुनिए, संविधान यहां मिनिमम वेज यानी कम से कम वेतन की बात नहीं कर रहा, वो लिविंग वेज यानी निर्वाह मजदूरी की बात कर रहा है। तो इसमें फर्क क्या है? देखिए, मिनिमम वेज का मतलब है जिससे बस पेट भरे, और लिविंग वेज का जिससे पेट भी भरे, बच्चों की पढ़ाई भी हो और दवाई का खर्चा भी निकले।
यानी एक डिसेंट लाइफ। साथ ही ये आर्टिकल कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करता है, जैसे गांव में पापड़ बनाना, अचार बनाना, खादी बनाना, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि गांव के लोग शहरों में नौकरी मांगने न जाएं, बल्कि गांव में ही अपना छोटा मोटा धंधा करें। इसमें बाद में 2 छोटे भाई और जोड़े गए, 43A, जिसके अनुसार फैक्ट्री के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी हो, और 43B, जिसके अनुसार सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएं, जैसे अमूल। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, समान नागरिक संहिता। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक देश एक सिविल कानून। अभी फिलहाल भारत में क्या है, चोरी, डकैती, मर्डर, क्रिमिनल लॉज के लिए कानून सबके लिए एक है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सजा सबको बराबर मिलेगी। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और जायदाद बंटवारा, ये अभी धर्म के हिसाब से अलग अलग है, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो आर्टिकल 44 कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ये पर्सनल लॉ खत्म हो और सबके लिए एक ही नियम हो। अभी तक सिर्फ गोवा में ये पूरी तरह लागू है और अब उत्तराखंड ने भी कदम बढ़ाया है। आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। बच्चों की शिक्षा, मतलब राज्य सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर लें, तब तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इसे ध्यान से समझना। 2002 से पहले आर्टिकल 45 में 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई की बात थी, लेकिन फिर 86th अमेंडमेंट 2002 आया और उसने 6 से 14 साल की पढ़ाई को फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 21A बना दिया। तो आर्टिकल 45 खाली हो गया। फिर सरकार ने उसमें नया टेक्स्ट डाला। अब आर्टिकल 45 कहता है 0 से 6 साल के नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल रखो। इसी वजह से आप गांव-गांव में आंगनबाड़ी देखते हैं, जहां छोटे बच्चों को खिचड़ी मिलती है, टीके लगते हैं और खेल-खेल में पढ़ाया जाता है। आर्टिकल 46, SC, ST और कमजोर वर्ग, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। यहाँ राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषकर अनुसूचित जातियों यानी SC और अनुसूचित जनजातियों यानी ST के शिक्षा और अर्थ यानी पैसे संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। संविधान बनाने वाले जानते थे कि हमारे समाज में कुछ लोग सदियों से पिछड़े हुए हैं, इसलिए आर्टिकल 46 सरकार को आदेश देता है कि जो कमजोर हैं उन्हें स्पेशल केयर दो। यहाँ 2 चीज़ों पर जोर है, शिक्षा, एजुकेशन, इसीलिए SC, ST के लिए स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। अर्थ, इकोनॉमिक, उन्हें लोन और रोजगार में मदद देना। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों को शोषण से बचाए। जो SC, ST एक्ट बना है वो इसी भावना को लागू करने के लिए बना है। आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, नशा और सेहत। राज्य का कर्तव्य है कि वो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे और मादक पेयों यानी शराब और हानिकारक नशीली दवाओं के सेवन पर रोक यानी प्रोहिबिशन लगाने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल बहुत पावरफुल है। इसमें 2 बातें हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसमें सरकार को देखना होगा कि लोगों को अच्छा खाना मिले, कुपोषण ना हो। मिड डे मील और राशन की दुकान इसी का हिस्सा है। नो ड्रग्स एंड अल्कोहल, संविधान साफ कहता है नशा नाश करता है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि शराब यानी लिकर और ड्रग्स पूरी तरह बंद हों, सिवाय उन दवाइयों के जिनमें अल्कोहल जरूरी होता है। अगर रियल लाइफ में देखें तो बिहार, गुजरात और नागालैंड जैसे राज्यों ने शराबबंदी लागू की है, वो आर्टिकल 47 का पालन कर रहे हैं। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन संगठन, जिसमें राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करेगा और विशेषकर गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध को रोकने के लिए कदम उठाएगा। ये आर्टिकल किसानों और पशुओं के लिए है, जिसमें खेती के अंतर्गत सरकार को किसानों को नई तकनीक, नए बीज और खाद देनी चाहिए और यहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। पशु रक्षा, यहाँ संविधान बहुत स्पेसिफिक है। इसमें लिखा है कि गाय, बछड़े और दूध देने वाले जानवरों को काटना मना होना चाहिए।
अक्सर जो गौरक्षा कानून बनते हैं उनका आधार यही आर्टिकल 48 है। यह हमारी कृषि प्रधान संस्कृति को बचाने के लिए लिखा गया था। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण, वन और वन्य जीवन का संरक्षण। इसमें राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये मूल संविधान में नहीं था। 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जब दुनिया को समझ आया कि अरे प्रदूषण बढ़ रहा है, तो आर्टिकल 48A सरकार से कहता है कि पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ और शेरों चीतों को मरने मत दो। जिससे आज जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या गाड़ियों का प्रदूषण चेक होता है, वो सब इसी आर्टिकल की वजह से है। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, स्मारक और राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण, जिसमें राज्य का ये दायित्व होगा कि वो प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का विरूपण, विनाश या निर्यात से संरक्षण करे। क्योंकि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, ताजमहल, लाल किला, अजंता एलोरा, ये हमारी पहचान है। इसलिए आर्टिकल 49 कहता है कि अपनी विरासत को बचाओ। सरकार को ध्यान रखना है कि कोई इन इमारतों को तोड़े नहीं, गंदा ना करे या मूर्ति चुराकर विदेश ना बेच दे। ASI इसी काम के लिए बनाया गया है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। इसमें राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक या अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो कानून लागू करते हैं, जैसे IAS, IPS, मिनिस्टर्स, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका जो न्याय करते हैं, जैसे जजेस। तो संविधान कहता है कि ये दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। सोचिए, अगर पुलिस कमिश्नर ही जज बन जाए तो वो जिसे चाहे गिरफ्तार करे और खुद ही सजा सुना दे। ये तो तानाशाही हो जाएगी। इसलिए आर्टिकल 50 ने एक दीवार खड़ी कर दी है, जिसमें जज का काम जज करेगा, नेता अफसर का काम नेता अफसर करेगा। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। और ये है DPSP का दी एंड। भारत सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार में मानता है। इसलिए आर्टिकल 51 कहता है कि भारत की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया में शांति रहे, हम दूसरे देशों की इज्जत करें और अगर झगड़े हो जाएं तो बम फोड़ने के बजाय बातचीत यानी आर्बिट्रेशन से सुलझाएं। इसीलिए भारत हमेशा UN और शांति मिशन का सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा DPSP आर्टिकल 36 से 51। इसमें हमने गरीबों की बात की, मजदूरों की बात की, नागरिकों की बात की और हमने SC, ST, गाय, नशा और दुनिया की बात की। ये 16 आर्टिकल्स वो सपना है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। आपको कौन सा आर्टिकल सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आर्टिकल 47 शराबबंदी पूरे देश में होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।